नमस्कार दोस्तों, तत्काल टाइम फेसबुक के इस ऑफलाइन मासिक चर्चा में आपका स्वागत है। और आज 1 अप्रैल फुल का दिवस है, अप्रैल की पहली तारीख है और देवेंद्र जी हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सर नमस्कार। और हम जब बात शुरू करने से पहले हम बता दें कि 2021 से आज 25 तक हम आ गए हैं और लगातार चौथी बार हम आपसे बात कर रहे हैं। पर हैट्रिक हमारी ये है कि हमने 22 में आपसे बात नहीं कर पाते एक तारीख को, लेकिन 21 और 24 और 23 में हमने बात करी है। तो लगातार हैट्रिक हमारी बातचीत हो रही है। मासिक चर्चा में आज हमने कोई खास विषय तो नहीं लिए, पर जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी राजनीति में रूस यूक्रेन चर्चा में रहते हैं, हमास ईरान जो है अमेरिका नीति चर्चा, ट्रंप चर्चा में इन दिनों बहुत सारे हैं। और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक तकनीकें इन दिनों भारत में बहुत सारी हलचल मचा रही है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अप्रैल महीने की पहली तारीख की शुभकामनाएं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुनिया बड़ी उटपटांग तरीके से चल रही है। हम पहले भी बात करते रहते हैं कि अप्रैल फुल कौन बन रहा है, हम बन रहे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अभी गुड़ी पड़वा गई है, नवरात्रि चल रही है, कुछ त्यौहार अभी आने वाले हैं। बड़ा अच्छा वातावरण चल रहा है। हमारे दर्शक जो आपको देख सुन पा रहे हैं उनसे सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? और उसमें संघ भी जोड़ते हैं कि संघ जो है 100 साल पूरा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी अधिवेशन हुआ है, बहुत सारी बातचीत हुई है। संघ हम इसलिए लेते हैं कि कहीं हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो मेरे ख्याल से लाजमी हो जाता है कि हम उन विषयों पे संज्ञान ले, ध्यान केंद्रित करें जो देश में दिनों चल रहे हैं। सभी को नमस्कार। जैसा आप कहते हैं पंडित जी, मैं कल अपना भारतीय नववर्ष की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले तो मैं सारे भारतवासियों को नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। कल ईद का अवसर था, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मित्र हैं, उन सभी को ईद की शुभकामनाएं। भारत जैसे देश में सारे विषय इतने सारे आते रहते हैं और हलचल मचाते रहते हैं। थोड़े दिन पहले औरंगजेब ने हलचल मचाई, उसके पहले संभल में चलता रहा। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी हमारे भाई हैं, भले उनका आस्था उनकी मुस्लिम धर्म हो, लेकिन है तो वो भारत के लोग। बिल्कुल। तो उन्हें कोई अलग करके देखना तो रिलेवेंट नहीं है। तो उनसे अपेक्षा क्या रहती है? सिर्फ अपेक्षा इतनी रहती है कि भाई थोड़ा सा आप राष्ट्र की तरफ झुकें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो मजहब है वो आपकी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए और देश हमारा पहली प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही आग्रह सभी से रहता है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सभी से यही आग्रह रहता है कि हम लोग राष्ट्र को की बात पहले करें। बिल्कुल। इसके अलावा कोई हमारा मतलब मेरी तरफ से कोई आग्रह नहीं रहता। अब अभी औरंगजेब की बात जब चल रही थी तो हमने ये कहा कि औरंगजेब का जो विषय आया उसे दो तरह से समझना आवश्यक है जी। एक औरंगजेब का विषय आया, वो अपनी जगह है, लेकिन जो समस्या उत्पन्न हुई उनसे हुई जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, उसकी प्रशंसा की और उसका एक नैरेटिव बनाया कि नहीं वो तो बड़ा दयालु था। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इतिहास में बड़ा ही क्रूर शासक माना गया है। यहाँ तक कि रोमिला थापर जैसे लोग भी उसकी क्रूरता को कम नहीं कर पाए। तब उसको आप कैसे अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं? सही बात है। तो इस बात को लेकर के वो आक्रोश था और कोई वजह मुझे नहीं लगता कि जनता में थी। औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है उस पर भी कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो तो ASI से संरक्षित है। सही बात। तो उसको हटाने की मांग करना भी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। सरकार का जो सरकार की जो अहम जो महत्ता है, बिल्कुल, वो कोई कम नहीं हो जाती। अगर वो ASI की चीज़ को तोड़ने देंगे तो सरकार का तो सब समाप्ति हो जाएगा हमारा। तो हम नहीं कर सकते, उस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उसकी कब्र से कोई समस्या नहीं है। समस्या उन लोगों से है जो औरंगजेब की तारीफ करने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा अबू आज़मी ने वही कहा, ओवैसी उसी तरह की बातें कहते हैं। तो समस्या उन लोगों के कारण है। सही बात है। मुस्लिमों को राष्ट्र की मुख्य धारा में आने से रोकने का सबसे बड़ा काम, अगर कोई बुरा काम कोई करता है तो वो उनके अपने नेता हैं और उनके अपने नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी के साथ में नहीं दिखना है। वो किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ दिख जाएंगे, TMC हो, सपा हो, लेकिन वो कभी भी अपनी बातों से ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो हिंदुओं के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। उसकी वजह शायद ये है कि उनके अंदर जो विभाजन के समय एक तरह की, हम कहें कि
एक अब हम गलत हैं इस तरह की भावना घर कर गई है। आपने सुना होगा कि जब 96% लोगों ने विभाजन के पक्ष में वोट दिया तो वो 96% लोग तो पाकिस्तान गए नहीं गए। सही बात है। गए तो बहुत ही कम लोग कंपैरेटिवली, और बाकी लोग यहाँ रह गए। तो एक एक गिल्टी फीलिंग उनके अंदर है। शायद उसी भावना से बचने के लिए वो बार बार इस तरह से दिखाते हैं। उन्हें कोई कहीं से कोई खतरा नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई खतरा है किसी को। तो ये तो एक ऐसा विषय था जो आपने कहा तो रिलेवेंट आ गया। और संघ से भी ये मसला जुड़ा हुआ है, पर संघ की विचारधारा तो एक ही है, वो है राष्ट्र प्रथम। दूसरा है नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाना। हमारे देश के जो नागरिक तो सभी हैं, पर उनको बेहतर नागरिक बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा व्यक्ति बनाना, ये हमारा दूसरा संघ का शायद ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। बिल्कुल। उसको उसकी दिशा में कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहते हैं। और जो मुस्लिम विरोध की बात आई, उसकी सबसे बड़ी वजह फिर से बताता हूँ मैं, तुष्टीकरण है। अगर ये नेता लोग या उनके अपने नेता मुस्लिमों के तुष्टीकरण की उसमें नहीं लगे रहते तो हिंदू क्यों रिएक्ट करने वाले थे। सही बात है। लेकिन अब वो इस बात को समझने की चेष्टा नहीं करते। तो मुझे लगता है इन बातों को जड़ तक जाने की आवश्यकता है और समझने की बात है। दो तो ये विषय महत्वपूर्ण थे। एक भी आपने पॉज ले लिया तो मैं बीच में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि बीच में कॉमेडियनों का भी बड़ा मसला आ गया था कि पैरोडी गा रहे हैं या बहुत सारी जो चर्चा के विषय आ गए थे। उन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? क्या ये संस्कृति की वाकई कर रहे हैं कि उनकी जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती पंडित जी, अनियंत्रित नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक भी नहीं सकते। कोई उसे गीत गा करके कहे, चुटकुला बनाए, जोक बनाए, तो भी उनको रोका नहीं जा सकता और रोकने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी थिन लाइन है जहाँ पर आप किसी विषय पर बोलते हैं और जहाँ पर आप किसी व्यक्ति पर बोलते हैं। तो जब विषय पर बोलते हैं तो आपको पूरी छूट है, आपको सरकार की आलोचना करनी चाहिए हर बात में, हर तरह से। लेकिन व्यक्ति की आलोचना करने के पहले विचार करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। वो लोग इस थिन लाइन को कभी भी लांघ जाते हैं, बल्कि हमेशा ही लांघते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग हैं जो झूठी बातों को लेकर के झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, अपने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अपने शो में, गालियां बकते हैं, खुली गालियां बकते हैं। एक कुणाल कामरा, एक वो और है, मैं नाम भूल गया, और अभी कल परसों मैंने एक लड़की का स्वाति नाम की कोई लड़की देखा। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से चरित्र की हानि है बड़ी, और वो समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं पंडित जी। तो इसमें एक सवाल उठता है कि इनको सुनने वाले जो जा रहे हैं वो भी भारत की यंग जनरेशन है। हम उनको कैसे तोले कि वो क्या चाह रहे हैं? क्या उनका पंडित जी मोटिव कुछ ऐसा है? आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये देखिए, हम बच्चों को जो दिशा देते हैं वो वैसे ही जाते हैं। अभी आप किसी बच्चे को बचपन से देशभक्ति सिखाते हैं, वो देशभक्त बनता है बड़ा होकर के। आप किसी को गाली बकना सिखाते हैं, मारना सिखाते हैं, हमने उसको बड़ा होकर गुंडा बनता देखा है। सही बात है। तो अगर वो अभी हमारी युवा जनरेशन को हम दिशा नहीं देंगे, उनको अगर आवश्यकता पड़ी तो नहीं रोकेंगे, तो ये चलता रहेगा। सही बात है। हमारे मोहल्ले में कोई पहले गलती करता था तो मोहल्ले का आदमी भी अगर देखता था कि ये बच्चा गलत कर रहा है तो उसको एक झापट मार देता था कि बेटा ये नहीं चलेगा। सही बात है। अब वो उस तरह के जो प्रतिबंध है समाज में कम होने लगे, समाप्ति हो गए हैं। आज पड़ोसी तो छोड़ो, अपने घर वाले बच्चे को नहीं डांट सकते। सही बात है। और स्कूल में आप बच्चों को नहीं डांट सकते, मना नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो हमारा एक सामूहिक चारित्रिक पतन जैसी चीज़ है, मोहल्ले में नहीं तो पहले आपको तो पता ही, हम जब छोटे छोटे थे तो मोहल्ले के सारे जो बड़े थे अंकल, वो हमारे पिता तुल्य होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी किसी गड़बड़ पर वो आपको रोक देते थे, घर जाके शिकायत करते थे, सामने बैठ के डांट खिलवाते थे। सही बात है। अब वो तो समय नहीं रहा, तो उस तरह का थोड़ा परिवर्तन है। तो हमें सबको संयम रखना सीखना होगा और समाज में अच्छे मूल्य विकसित हों, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलते चलते एक सवाल, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप दिशा खुद समझ जाएंगे कि आपने एक तो मोहल्ले के दादा उनकी बात करी, तो विश्व के जो मोहल्ले में एक हमारे दादा परदादा हैं,
उनका इन दिनों बड़ा रुख चर्चा में है। और दूसरा मैं सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूँ, बेचारा यूरोप। अब आप भूमिका समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। चलते इस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या इन दोनों चीज़ों के मायने हैं। पंडित जी, ट्रंप का जो व्यवहार है वो अपने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि वो राष्ट्र के प्रति भले ठीक हो, लेकिन उसके व्यवहार थोड़ा सा ऐसे है जिसे हम सनकी कह सकते हैं। यानी वो कुछ भी चीज़ों को कहने के पहले विचार करे, ऐसा लगता नहीं। नंबर 1। नंबर 2, वो जो कहता है उसके पीछे एक और स्ट्रेटेजी है पंडित जी। वो लोगों को डांट के, मतलब कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, आपको 400% 500% टैरिफ लगा दूंगा। ईरान को कहता है मैं उड़ा दूंगा, और वो धमकी से नहीं माने तो फिर उसको जाकर के समझाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक तरह की ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो ये कि मेरी बात मानना जरूरी है, आप कैसे मानोगे वो आप तय कर लो। सही बात है। तो एक तो ये इस तरह की दादागिरी है, इसमें कोई शक नहीं। और पूरे विश्व की दृष्टि से ये बहुत उचित नहीं है। अमेरिका की तारीफ इस बात में है कि वो विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। सही बात है। इस विषय को समझना चाहिए। आखिर लोग उसके पास जाते क्यों हैं, हम उसकी तरफ बड़ी आशा से देखते क्यों हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही बात है। हमारी आबादी की जो हमारा उपभोग है वो उसकी आधी आबादी का भी से ज़्यादा है। उसका उपभोग बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ से निर्यात वहाँ होता है, वहाँ पे तकनीक निर्यात होती है। इसी तरह पूरे विश्व का हाल है। तो उपभोक्ता देश होने के कारण वो कभी भी धमकी देता है कि मैं रोक लगा दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो सहम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना ने उसका एक तोड़ निकाला है। उन्होंने पहली बार ये कहा है कि हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ावा दो। ये एक परिवर्तन बड़ा उसके कारण आया है। भारत में पंडित जी हमारा लोकल मार्केट पहले से ही इतना स्ट्रांग है कि हम लोग एक्सपोर्ट ना भी करें तो फर्क नहीं चलता, हम उस पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन यूरोप, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना ने तो उसकी पूरी इंडस्ट्री इस तरह बनाई कि वो कनाडा और अमेरिका जैसे विकसित देशों को, यूरोप को अपना सामान निर्यात करके फिर कमाता है। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये है। अब आपने दूसरा शब्द बड़ा अच्छा बोला कि बेचारा यूरोप। तो बेचारा यूरोप करने के पहले आपका जो तर्क है वो मेरी नज़र में ये हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी एक तो बड़ी डावाडोल है। दूसरा वहाँ पर जो समाजवाद का भूत है, मैं इसको भूत कहना चाहूँगा पंडित जी, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में मैं जानता हूँ, कई यूरोपीय देशों के बारे में मैंने पढ़ा है, देखा है, खुद देखा भी है अपनी। सही बात है। वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो शरणार्थियों के रूप में आई, वो उनको न सिर्फ उनको मकान देते हैं, खाना देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्च उठाते हैं, और जब वो लोग कुछ नहीं कमाते, वो लोग बहाना बनाते हैं कि हम कमा नहीं सकते, मेरे पैर में चोट लगी, मैं नहीं कमा सकता, तो सरकार उन्हें मुफ्त में वजीफा, मुफ्त में हर महीने पेंशन देती है। सही बात है। जीवन यापन का खर्च देती है। इन सब के चलते वहाँ पर आक्रमण ने लोगों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है, जो एक बहाना बना करके चले जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरा बेटा छोटा है, मेरे पेट में दर्द है, एनीथिंग, और वो लोग काम करना नहीं चाहते। उन सबको पैसा दे देकर जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, आप उसकी तारीफ करो, मैं उसकी आलोचना भी इसी सेंस में करता हूँ कि वहाँ पर उनका खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। सब लोग कर्ज में दबे हुए हैं, सारे राष्ट्र। अब वहाँ पे देखिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो दवाइयाँ मिलती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे 6-6 महीना तक नंबर नहीं आती। ओहो। मतलब इमरजेंसी, उन्हें कहना है कि भाई ये मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में दर्द है, तो बोले आप इमरजेंसी को फ़ोन लगाओ। आप बोलोगे मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिले तो 6 महीने बाद मिलेगा। तो इन सब के चलते जो उन पर बोझ है, आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा है, और काम न करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इससे वो लोग बड़ी तकलीफ में हैं। दूसरी तकलीफ अमेरिका उन्हें दे रहा है डरा कर, और सबसे बड़ी तकलीफ उन्होंने अपने खुद गले में डाली है, वो है जेलेंस्की को मदद करनी। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वघोषित है। हाँ। कोई और नहीं कह रहा है, पर मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बताने, ऐसे काम है। हाँ, सही बात। इन सब से देखिए अंततः उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। सही बात। उस देश के वेलबींग पे असर पड़ता है, और उस देश की जनता पर उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो कर रहे हैं उसको उन्होंने पुनर्विचार करना चाहिए। विश्व युद्ध से नहीं चल पाएगा, कभी नहीं चलेगा,
विश्व शांति से चलेगा और हर युद्ध का अंत तो टेबल पर ही होता है। सही बात है। तो जितनी जल्दी वो लोग टेबल पर आएंगे, चर्चा करेंगे, उतनी जल्दी उसका हल निकलेगा। आने वाले समय में दादागिरी तो किसी की नहीं चली, शायद अमेरिका की भी नहीं चलेगी। आज उन्होंने अपना रुख बना रखा है, रूस ने अपना रुख टाइट कर रखा है, पर धीरे धीरे ये सब ठीक होगा। हमास वाले मामले में भी यही हो रहा है, वहाँ ईरान को धमकी देना, ईरान का रिटेलिएशन का दम भरना, इन सब बातों से बहुत नुकसान हो गया है। रेड सी में जो हालात बने हैं, जहाँ पे जहाज को नहीं जाने दिया जा रहा, भारत जैसे देश का, चाइना का जो यूरोप एक्सपोर्ट होता था, वो बजाय 18 दिन के 38 दिन, 40 दिन, 50 दिन में हो रहा है। इन सब से भारत के इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। सही बात है। ज़्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पर विश्व की दृष्टि से ये लोग इन बातों को नहीं समझते। वहाँ कुछ गुंडे हैं जो वहाँ पर उन्होंने उस रेड सी चैनल पे कब्जा कर रखा है। मैं तो उन्हें गुंडा ही कहूँगा कि भले वो कोई भी उसे नाम दे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो रेड चैनल बनाई थी, विश्व ने मिलकर बनाई थी, उसका उसी तरह उपयोग होना चाहिए। सही बात है। इस तरह के हालात हैं पंडित जी, हालात सुधरेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल। शेयर बाजार में सुधार आया है, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, कोई शिकायत, कोई तारीफ करने नहीं गया मोदी जी की, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। जबकि जब लॉस हुआ था तो हर व्यक्ति मोदी को गाली दे रहा था। सही बात है। जब कमाते हैं तो उनका है, जब गंवाते हैं तो मोदी के कारण गंवाते हैं। ये हमारे जैसा हाल है, जब कुछ बुरा होता है तो भगवान को कोसने लगते हैं, और जब हम कोई अच्छा करते हैं तो हम कहते हैं हमने किया। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक आपने नया विषय जरूर दे दिया। अप्रैल की मासिक चर्चा में फिलहाल हम यहाँ आपसे आज्ञा जरूर ले रहे हैं, पर मुझे लग रहा है एक बेचारा जो है, इस शब्द का एक एपिसोड मुझे मध्य अप्रैल में करना पड़ेगा, और उसमें हमारे जो दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। उनके बेचारा क्या, उनका नाम लिखते जाएंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। 4-5 बेचारे हमारे यहाँ भी है। तो अगले क्लास में लगता है कि अगला विषय जब हम आपसे बात करेंगे तब भी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। फिलहाल आज की ये बात को ही विराम देते हैं। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद पंडित।